Hello and good morning class 12th student. Welcome you all in conceptual chemistry for class 12th. Today we are going to discuss about order of reaction, molecularity of reaction, integrated rate law equations and many more. In context of molecularity, let's be discuss some more important reactions which is called unimolecular, bimolecular or trimolecular reactions. Unimolecular reactions, decomposition of cyclobutane into ethane at 450 degrees C is an example of unimolecular reaction. Conversion of malic acid into formic acid is also an example of unimolecular reaction. Bimolecular reaction, the formation of hydrogen iodide from hydrogen and iodine is bimolecular reaction. The reaction between hydrogen and deuterium to form 2HD is also bimolecular reaction. And termolecular reactions is reaction between nitric oxide and oxygen in which 2 NO and 1 O2 molecule combine together to form 2 NO2 molecule. This is the example of trimolecular reaction. Now characteristics of molecularity. The molecularity of a reaction has the following characteristics. Molecularity of any process can only be small positive integer. It can't be zero, fractional और नेगेटिव. मोलिकुलरिटी जो है वो कभी फ्रैक्शन में जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकते. ये क्या हो सकते हैं? स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं. मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स. ये कोई एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स नहीं है. मोलिकुलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन मैकेनिज्म पोस्टुलेटेड फॉर द रिएक्शन. कहते हैं किसी भी रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी है वो डिपेंड करती है कि उसका मैकेनिज्म कैसे पोस्टुलेट किया गया है, कैसे प्रपोज किया गया है. द मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज नॉट द सेम एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कभी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होता. मतलब मोलिकुलरिटी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते. ये माइट बी सेम और डिफर. हो सकता है कि ये सेम हो जाए, हो सकता है कि ये डिफरेंट हो जाए, लेकिन ये उस पर डिपेंड नहीं करता है. मतलब ये हुआ कि फॉर एन आइसोलेटेड सिंगल स्टेप रिएक्शन द मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू ईच अदर. वहाँ बराबर हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं बहुत सारे केस में. तो चलिए अभी हम जानते हैं कि मोलिकुलरिटी वर्सेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है. मोलिकुलरिटी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एज फॉलोज. क्या डिफरेंस है? देखिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमें इस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझना है, तभी हम जो है इस पे चर्चा कर पाएंगे. तो क्या है देखिए, कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स. जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये एक्सपेरिमेंट से आता है, ये आप थियोरेटिकल कैलकुलेट नहीं कर सकते. जबकि मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज एन असाइंड पैरामीटर्स. असाइंड मतलब रिएक्शन को देख करके आप बताते हैं. जैसे अभी अब में हमने बायोमोलिकुलर में ये कहा था कि H2 गैस I2 गैस मिलकर HI बना रहा है, तो 2 रिएक्टेंट मोलिक्यूल पार्टिसिपेट किया तो बायोमोलिकुलर था. जहां 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा वो ट्राइमोलिकुलर हो जाएगा. इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन वेरिएबल्स विच डिफर द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. कहने का मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन वेरिएबल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं रिएक्शन के दौरान, उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पता चलता है. और टोटल नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी. जबकि कितने मोलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व्ड है, कितने रिएक्टेंट मोलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या है? हमारा मोलिकुलरिटी है. रिएक्शन ऑर्डर हैव स्मॉल इंटीजर्स, हाफ इंटीग्रल एंड जीरो वैल्यू. कहते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये होल नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं. जबकि मोलिकुलरिटी केवल स्मॉल इंटीजर्स वैल्यू होंगे, जैसे 1 2 3. ना तो ये फ्रैक्शन होंगे, ना ही नेगेटिव होंगे, ठीक है, और ना ही जीरो होंगे. ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा. कहते हैं किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से मिलता है. आप कोई थ्योरेटिकल अप्रोच या कोई कैलकुलेटिव मेथड्स उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते. वही मोलिकुलरिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेशियोमेट्रिक इक्वेशन. कहते हैं जब रिएक्शन का स्टेशियोमेट्रिक इक्वेशन जो है उससे हम मोलिकुलरिटी पता कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल यहाँ देता हूँ. इसमें आप बताएंगे कि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होनी चाहिए या क्या होगी. जरा ध्यान से देखिएगा रिएक्शन और फिर मुझे बताइएगा कि इसकी मोलिकुलरिटी
क्या है। जैसे हम नॉर्मल रिएक्शन कर रहे हैं H2 गैस प्लस I2 गैस और रिएक्शन हो जाता है आपका 2HI गैस। अब जरा इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ H2 गैस प्लस I2 गैस और 2HI गैस। तो यहाँ आप अगर ध्यान से देखें इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 मोल H2 1 मोल I2 मिल करके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बायमोलिकुलर, क्या हो जाएगा बायमोलिकुलर हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारा बायमोलिकुलर हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आया था ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन का, जैसे कि NO गैस प्लस O2 गैस क्या बना दिया था आपका 2NO2 गैस। तो यहां देखिए 2 मॉलिक्यूल इसका और एक ये, यानी कि 2 + 1 = 3। तो ये क्या हो गया था ट्राइमोलिकुलर, ये बायमोलिकुलर था, ये ट्राइमोलिकुलर हो गया। तो इस तरह से मोलिकुलरिटी को हम क्या कर सकते हैं, इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। किसी भी जो रेट इक्वेशन है उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म कैसा है, यानी इंटीग्रल फॉर्म में उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए कि रेट इक्वेशन में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहला हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट देखते हैं तो कैसा होता है, कहते हैं कि द रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी ऐसे रिएक्शन जिनका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता वो जीरो ऑर्डर कहलाता है। तो ऐसे रिएक्शन के लिए जैसे मान लीजिए कंसीडरेशन ले रहे हैं हम कि कोई आपका ए है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है, आपका प्रोडक्ट्स बन रहा है, तो रेट क्या लिखेंगे आप इसके लिए। जब रेट की बात आती है तो आप लिखेंगे -d कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt। और क्या लिख सकते हैं आप, k कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a⁻�0, ये लिख सकते हैं। और चूंकि हमने अभी कहा था कि कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, तो जब कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या हो गया कि a पे एनीथिंग पावर 0, यानी ये k हो गया हमारा। ऐसा लिख सकते हैं आप इसे। मतलब हुआ कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में भी इसे हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, इसे मान लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, जब हमारा ए से ये शुरू हुआ था, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इसका शुरुआत में, यानी जब ए से प्रोडक्ट बना आपका, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन एक कंसीडरेशन ले लेते हैं कि ये ए था, तो ये शुरुआत में 0 था। ठीक है, एनी इंस्टेंट जो है एक्स पार्ट जो है इसका कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। एक्स पार्ट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये एक्स बन गया तो ये कितना बचा होगा, a-x, यही तो बचा होगा, है ना, एट टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होकर के हमारा ये हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ यूज करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, dx/dt चेंज इन कंसंट्रेशन के लिए। और क्या लिख सकते हैं, k कंसंट्रेशन ऑफ a-x⁻�0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका k। यानी आप लिख सकते हैं dx = k dt लिख सकते हैं। x = अगर आप निकाले तो क्या इंटीग्रेट कर दिया आपने, तो क्या हो गया, x = kt प्लस i, इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया। dx का इंटीग्रेशन x, k dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, k तो कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, तो ये बन गया आपका, है ना, सेपरेशन कर दिया वेरिएबल्स का। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो अब क्या देखिए, अब क्या बच रहा है आपका, जरा समझिए बात को ध्यान से और कोशिश कीजिए। कहते हैं कि जब i क्या है आपका, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है। i क्या है, यह है इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आपका, आई यहाँ पर है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन लेते हैं कि व्हेन, जब t इक्वल टू 0 था, यानी जब टाइम शुरुआत में 0 था तो x क्या था आपका 0। यहां देख रहे हैं जब t इक्वल टू क्या है आपका 0, टाइम 0 है तो x क्या है आपका 0 है। और जब, तो हम कहते हैं कि इस समय पर i भी क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, होगा या नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू के टी, ये लिख सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 है हमारा, ये है इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में अगर आप i की वैल्यू को पुट करें तो x इक्वल टू के टी हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू, ये मान लीजिए 2 मान लिया इसको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, और इस वैल्यू x के इस वैल्यू को कहाँ रखें आप, इन 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, आप इसे इंफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स, हो सकता है ये। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t इक्वल टू क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस के टी, ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि x इक्वल टू क्या है आपका के टी है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। तो आप यहां पर इसे रीराइट कर सकते हैं। x इक्वल टू के टी को कहाँ यूज कर दिया हमने, इस जगह पे, इस वाले जो शुरुआत का इक्वेशन था आपका, वहां हमने इसे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन रेट कांस्टेंट का क्या हो गया, देखिए कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का ये जनरल इक्वेशन बन गया आपका। जो कंसंट्रेशन एट टाइम t होगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन एट 0 टाइम, उसमें से माइनस कर देंगे के टी, तो क्या हो जाएगा जनरल इक्वेशन। यही है, आप यहाँ जब इंटीग्रेशन कर दिया इसका आपने, तो क्या हो गया था, इस तरह से ये मिल गया था आपको। ठीक है गाइस, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम के निकालने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा और यहाँ से कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा। हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया के इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, के निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसे इधर कर लेते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, के टी इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं इसे ए नोट माइनस ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी अपॉन में टी। ये जो है आपका एक इक्वेशनल चीजें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ये बताएगा क्या हो रहा है। देखिए कंसंट्रेशन डिफरेंस अपॉन टाइम, ये है क्या, कंसंट्रेशन डिफरेंस अपॉन टाइम है। ये इक्वेशन जो है हमारे सामने उभर के आ रहा है इस पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन के दौरान। अब हमें क्या करना है कि इसी इंफॉर्मेशन को बेस बना करके जो डेरिवेशन है इसके, उस डेरिवेशन का वैलिडेशन चेक करेंगे कि हाँ जो हमने करना है या जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही जा रहा है या फिर नहीं, या उसमें कोई पंगा है। तो चलिए हम एक बार और ट्राई करते हैं, इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखिए कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, तो इसके लिए अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे भाई, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक बार यूनिट के बारे में सोचते हैं कि यूनिट क्या आ जाएगा हमारे इस पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शन का। चलिए गाइस, तो बात करते हैं हम इसके यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस अपॉन टाइम, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इक्वेशन आपने पहले ही पढ़ा था। हमने ये कहा कि x की वैल्यू जो है इस टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा है। हमने क्या किया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ किया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता गया और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ता गया। तो ये क्या है, हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ का। हाफ
लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने अभी तुरंत पढ़ा है के इक्वल टू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी अपॉन टी, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी इसका। अब यहां कह रहा है कि टी इक्वल टू क्या हो जाए, टी हाफ हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए टी जो है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा ए नोट बाई टू हो जाएगा। डन। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या हो गया, के इक्वल टू ए नोट माइनस ए नोट बाई टू अपॉन टी हाफ लिख सकते हैं। अब देखिए ए नोट से ए नोट बाई टू चले गया तो क्या बच गया आपका, के इक्वल टू यहां पर हो जाएगा आपका ए नोट बाई टू अपॉन टी हाफ, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब जो है टी हाफ है तो इसको हम क्या करते हैं, यहां ले आते हैं, के को यहां ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू ए नोट बाय टू अपॉन के। इसको और भी ज्यादा अच्छे से लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ए नोट बाय टू के लिख सकते हैं। यानी टी हाफ जो है हम ये कह सकते हैं कि टी हाफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंक्लूजन यहां पर निकला है, ठीक है। अब जरा कुछ एग्जांपल जान लीजिए जो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन जितने भी होंगे सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI जीरो ऑर्डर की एग्जांपल है। एंजाइम रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे ग्लूकोज रिएक्ट करता है सॉलिड तो पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फ्लो करता है और लो प्रेशर पे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को शो करता है। हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर और लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर को शो करता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे करेंगे रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड गुड डे।